देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उस पर अपना मत रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश की संसद जिन कानूनों को बनाती है, जो बिल पास करती है, उसको लेकर तमाम राजनेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है सुपर संसद बनने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि संसद ने जो बिल पास किया है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और इसके साथ साथ वक्फ संशोधन जैसे बिल को लेकर तो जेपीसी तक का गठन हुआ है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा किए जाने के बाद ही केंद्र ने ये कानून पास किया है। राष्ट्रपति से मोहर भी लग चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर करीब 70 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें से 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। दरअसल 2 दिन तक इस पूरे मुद्दे को लेकर के यहां पर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई, यहां पेटिशनर जो कि अपोजिशन की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से, मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि इस वक्फ संशोधन बिल में संविधान के अनुच्छेद 26 की पूर्णतः अवहेलना है। यह नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनता है। यह दावा किया गया याचिकाओं में। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने ये तमाम दलीलें पेश की। इसके बाद सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक लंबी चर्चा के बाद ये वक्फ संशोधन अधिनियम बनाया है। जब देश में एक संविधान है, एक कानून है, तो आखिरकार फिर अलग अलग तरीके के धार्मिक यहाँ पर जो है संशोधन बिल कैसे हो सकते हैं। धार्मिक जो स्थल है उनके जो सुनवाई के ट्रिब्यूनल हैं उनका अलग अलग काम करने का तरीका कैसे हो सकता है। ये तमाम बातें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए कही गई। इसके बाद राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 14-15 मार्च की एक तारीख को जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर आग लग जाती है और वहां से भारी भरकम मात्रा में जो है पैसा बरामद होता है, लेकिन आज तक उस जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उस चीज की जांच नहीं हो पाई है कि आखिरकार इतना भारी मात्रा में पैसा कहां से आया। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि यदि विधायिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दखल करेगी तो आगामी वक्त में देश की न्यायपालिका से भी आम लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जगदीप धनखड़ यही नहीं रुके। कुछ दिनों पहले उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी किसानों के मुद्दों को लेकर के फटकार लगाई थी। यानी कि कुछ वक्त से यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा में सभापति हैं, वो यहाँ पर सरकार के तमाम फैसलों पर भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भी बोल रहे हैं और जजेस को लेकर जिस तरीके की धारणाएं बनी हुई है उसको लेकर भी अपने बयान वक्तव्य देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ही यहाँ पर जिस तरीके से जो फटकार लगाई थी जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करीब 3 महीने तक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है अनशन पर बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं होती है। आखिरकार इस सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, इस सरकार को किसानों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। देश के किसान को बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार को बैकफुट पर धकेल चुके हैं। ऐसे में सरकार जो है यहां पर इसको किसानों के साथ किए गए वादों पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि सरकार भी न्यायपालिका भी दोनों पक्षों से सवाल पूछते हुए जगदीप धनखड़ इन दिनों नजर आ रहे हैं। वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह को फटकार लगाई थी। मैंने जब आह्वान किया तो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया आई है माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल से। संयमित भाषा है, संजीदगी की भाषा है। उन्होंने पहले जो मैंने कहा उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एसकेएम और केएमएम, वो आंदोलित हैं। उन्होंने मेरी भावना को समझा और फिर माननीय कृषि मंत्री जी उन्होंने कहा क्या है, उनका संदेश क्या है मेरे लिए। उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है
जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये सोचने का प्रश्न है। 100 साल हो गए तब तो जरूर सोचने का है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड क्यों नहीं करे? कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। किसान मस्ट बी एनकरेज्ड टू अ माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एट हिज फार्मलैंड टू एड वैल्यू टू हिज प्रोडक्ट। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को ये कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू डिफाइन आवर प्रायोरिटीज। हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, बट what I see before my eyes is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा
किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और ये आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा? तो सुना आपने, सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ यहां पर सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली को लेकर और किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार से। लेकिन देखना दिलचस्प यह रहेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट, जिसने 7 दिन का वक्त दिया है केंद्र सरकार को कि 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। उनका कहना है साफ तौर पर दलील पेश करते वक्त कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाई, स्टे किया, तो इससे समाज में एक नकारात्मक मैसेज जा सकता है, जिसका सीधा प्रभाव न्यायपालिका और विधायिका पर पड़ सकता है। ऐसे में 7 दिनों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ संशोधन कानून पर किस तरीके का फैसला लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।